students, and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? DNF ब्लॉक किस तरीके से ये 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी DNF ब्लॉक से आज तक आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे आपको आज के सेशन में मिलेंगे, तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे कैसे? पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से जैसा क्वेश्चन आया सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जिनको किताब खोल के आती है बहुत ज़्यादा नींद, तो ये वीडियो देख लो। ये वीडियो देख के आपका DNF ब्लॉक 12th बोर्ड के हिसाब से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को जैसे कि पता है कि 12th बोर्ड का जो एग्जाम है ना, उसमें अगर बच्चे ने केवल ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए ना ढंग से, तो आपका इस पेपर में कितना 70 मार्क्स का पेपर होगा, तो 65 प्लस आना, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, सही बात बता रही हूँ, 65 प्लस मार्क्स आना बहुत आसान होता है। 12th का एग्जाम, 12th बोर्ड का एग्जाम ईजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ होता है। आप किसी से भी पूछ लेना जिसने दे दिया हो 12th का एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं चैप्टर कंप्लीट। तो शुरू करते हैं DNF ब्लॉक। तो सबसे पहले पता होना चाहिए DNF ब्लॉक की पोजीशन क्या है। तो ये जो येलो वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये बच्चा कौन से हैं? ये आपके हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बीच में है। तो किसके बीच में होते हैं? ये S ब्लॉक है, दिस इज योर S ब्लॉक एंड दिस इज योर P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S एंड P के बीच में पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं। और जो नीचे एलिमेंट्स आपको दिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बोला जाता है, इनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फिर जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका दूसरा नाम होता है इनर यहाँ पे लिख रही हूँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये होते हैं F ब्लॉक, ये होते हैं D ब्लॉक। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा NS122 एंड N-1 D, N-1 D 022 लिख दो यहाँ पे, क्यों है ये भी बताऊंगी। NS022 N-1 D 1 to 10। तो इसमें क्या हो रहा है? ये इसकी आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। N क्या है? N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। शुरू कहाँ से होती है N की वैल्यू? 4th पीरियड से। तो N की वैल्यू 4 से शुरू होके कहाँ तक जाती है? 7 तक। 4 to 7 होती है N की वैल्यू। और जो N-1 का क्या मतलब होता है, आपको बार बार आपकी NCERT में मिलेगा। इसका नाम होता है पेनाल्टीमेट शेल। क्या होता है? पेनाल्टीमेट शेल। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, करेक्ट, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाला शेल है वो तो क्या है? आपका वैलेंस शेल। और जो जस्ट इसके अंदर वाला होगा वो होगा आपका D ऑर्बिटल वाला शेल, जिसको बोलते हैं पेनाल्टीमेट। मतलब जस्ट बाहर से एक अंदर वाले शेल को बोलते हैं पेनाल्टीमेट शेल। अभी कौन कौन से ग्रुप से होते हैं? ये होते हैं 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप का आपको क्या समझना है? 3rd का क्या मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप का मतलब ये होता है कि वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 3 से लेके लास्ट होता है टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 12 तक जाते हैं। समझ गए? अब एक एक करके देखते हैं। 3D सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये वाली लाइन को बोलते हैं 3D सीरीज, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है। इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज, और इसको बोलते हैं 6D सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाले D ऑर्बिटल्स में जाता है। समझ गए? सीरीज भी समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे शुरू कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसे शुरू होती है। एक्सपेक्टेड यहाँ पे लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ मैं आपको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सपेक्ट क्या करोगे? मैंने बोला कि इसके कितने हैं? 3 वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। फर्स्ट के 3 का क्या मतलब है कि 2 आपके S ऑर्बिटल में हो गए, 2 3s में हो गए, और 1 हो गया आपका D में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4s एंड 3d1। तो मैं एक बार ये नंबर्स की बजाय केवल S और D लिख रही हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है इसीलिए, पर आप समझ जाना यहाँ पे होगा 4s2 एंड 3d1। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पे केवल S और D।
अब यहाँ पे कितने थे, 4 वैलेंस शेल, मतलब कि s में 2 एंड d में 2, फिर से s में 2 और d में 3, s2d4, s2d5, s2d6, s2d7, है ना, s2d8 एंड s2d9 एंड s2d10। ये आपने एक्सपेक्ट करी कि ऐसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। 3D सीरीज की बात कर रही हूँ, पर एक्चुअल में बच्चा कैसी होती है, एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्चुअल में इसकी ऐसी होती है। ये तो सेम ही रहेगा, इसके S में 2 होते हैं, D में 1 होते हैं, इसके भी S में 2, D में 2, इसके S में 2, D में 3। अब क्रोमियम क्या है, आपकी अलग कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम में आते ही यहाँ पे हो जाती है S में 1 एंड D में 5। क्या हुई, S में 1, D में 5। सिमिलरली मैंगनीज S2D5, यहाँ पे S2D6 एंड 6, ठीक है। फिर ये होती है S2D7, ये होती है S2D8। अब कॉपर में भी अलग हो जाती है, कॉपर की होती है S1D10 एंड जिंक की सेम है S2D10। तो आपने देखा क्या देखा आपने, अभी तक मैंने देखा कि जो एक तो क्रोमियम की और कॉपर की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, बाकी सबकी वही रह रही है जो हमने एक्सपेक्ट की थी। ऐसा क्यों होता है, इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल, जो डी सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स का मतलब है कि हर एक ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो ऑर्बिटल कैसे हो जाता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है स्टेबल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है स्टेबल। तो इसी स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसी स्टेबिलिटी की वजह से क्रोमियम चाहता है कि मेरे डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। सिमिलरली कॉपर में क्या है, पूरे डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो अगर एक अपना एस से उड़ा के इलेक्ट्रॉन किस में दे देगा, अपने डी ऑर्बिटल में दे देगा, तो इसके पास डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके डी सबशेल में पूरा का पूरा फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है। तो ये अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, इसका मतलब ये क्या बना देता है, ये भी स्टेबल हो गया। तो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्रोमियम एंड कॉपर, याद रखना कॉपर एंड क्रोमियम ये दोनों क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्फ़िगरेशन समझ आई। अब देखो जैसे कि आपके एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, इसमें अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि देखो हर बार S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2, तो केवल S में एक इलेक्ट्रॉन है, एक तो क्रोमियम में और आपका एक कॉपर में, बाकी सब में S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हर बार जब S में पूरे कर दिए तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे वो आपको D ऑर्बिटल में डालने हैं। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो इससे आया हुआ है क्वेश्चन क्या आता है, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाए मैंने, आपकी 10 साल के पूरे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। 3d6 अभी बताया था मैंने, 3d6 क्या होगा, किस में होगा, मैंगनीज, कोबाल्ट या निकल, मुझे जल्दी से बताओ। तो 3d6 का मतलब है, और कोबाल्ट का दिया हुआ है 3+, तो सबसे पहले ना मैं कोबाल्ट ही चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोबाल्ट का होगा। 27 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। 27 का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसके s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, कोबाल्ट 3+ है। 3+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s से जाएंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, तो d6 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी। तो आंसर आपका कोबाल्ट 3+ होगा। ठीक है, समझ आया क्यों हुआ कोबाल्ट 3+। इसीलिए मुझे तो नंबर देखते ही पता चल जाता है 27 है, कोबाल्ट 3+ करूंगी तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। आपको कब पता चलेगा, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो अभी तक हमने 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, अब ये है आपकी 4D सीरीज की, ये है आपकी 5D सीरीज की और ये है आपकी 6D सीरीज की। अब इसमें थोड़े से एक्सेप्शन दिखा देती हूँ। 4D में एक बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शन है पैलेडियम का क्या एक्सेप्शन है कि इसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखना, यही पूछी जाने वाली बातें हैं। और 4D सीरीज याद कैसे करनी है कि इसके केवल यट्रियम में, जर्कोनियम में
और कैडमियम में केवल इन्हीं 3 एलिमेंट्स में s में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स 2, बाकी सबके s में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सिमिलरली आपकी जो 5d सीरीज है उसमें सबके s ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट योर प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो क्या है, बस इसे आप ऐसे वो भी कर लोगे ना, गोले मार लोगे जैसे मैं मान रही हूँ, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ कि 4d 5d सीरीज में तो केवल 2 ही एलिमेंट्स थे जिसके s में एक इलेक्ट्रॉन था, फिर जितने बचेंगे वो d में डाल देना, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न समझ जाओगे आप। 6d सीरीज में क्या है, सबके दो इलेक्ट्रॉन्स है s ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट योर दिस इलेक्ट्रॉन, समझ गए, एक्सेप्ट दिस कॉन्फ़िगरेशन, सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है s ऑर्बिटल्स में। तो बिल्कुल हार्ड नहीं है कॉन्फ़िगरेशंस याद करनी d ऑर्बिटल्स की, ठीक है, मैंने बहुत इजी बना दी है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने क्या बोला कि जो बीच वाले एलिमेंट्स थे ना पीरियोडिक टेबल में, जो येलो चीज आपको याद है मैंने शुरुआत में दिखाई थी, वो थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पर अब मैंने क्या बोला, वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, उनको ट्रांजिशन मेथड्स बोला जाता है ना। पर ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चा, जो लास्ट में है, जो लास्ट एलिमेंट्स है आपके कोई भी सीरीज के, चाहे 3D सीरीज है, 4D 5D, जिंक कैडमियम एंड मर्करी, जो लास्ट के एलिमेंट्स है, इनको हम क्या नहीं बोलते, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चा केवल वही होते हैं, कौन से ट्रांजिशन मेथड्स होते हैं, जो कि या तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें डी ऑर्बिटल्स कैसे हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, कैसे हो, डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड। जैसे ही D10 आ जाता है ना, वैसे ही वो क्या नहीं रहता, ट्रांजिशन मेटल नहीं रहता। अब D10 चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट में हो या फिर चाहे उसकी एक्साइटेड स्टेट, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2, तो या तो वो ग्राउंड स्टेट में, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको क्या नहीं मानते, उनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं मानते। चाहे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कहीं भी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल मिल जाए तो वो है ट्रांजिशन मेटल्स, बट इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ये अभी आगे भी पढ़ेंगे, पर एक बारी के समझ लो, सिर्फ इसी रीजन की वजह से ये 3 एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। दिख रहा है 3D10 4D10 5D10 पूरी भरी हुई है। अब इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगा देती हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो S से जाएंगे, है ना। तो फिर भी D में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10 बचे। पर हमें क्या चाहिए, चाहे D9 ही हो, चाहे D1 से D9 हो, वो वाले क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, समझ गए। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा गया है आपको किसमें, आपके बोर्ड एग्जाम में। एक बार ये हम बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन छोड़ देते हैं और ये भी छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो वही एग्जैक्ट चीज एग्जाम में पूछी गई है, मैंने अभी बताया नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो अपनी ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दोनों में ही उनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसी चक्कर में वो क्या होते हैं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है ड्यू टू पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे आ गए, प्रॉपर्टीज क्या है, ड्यू टू पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ये क्या शो करते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, एंटरिंग इनटू कॉम्प्लेक्सेस एंड वैरायटी ऑफ लिगेंड्स, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, याद कर लो, एक एक करके हम चलेंगे सब पे। अब जब भी D एंड F ब्लॉक आते हैं तो इनके साथ एक नया वर्ड आने लग जाता है जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो दोनों जो आपके D एंड F ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं पुअर शील्डर्स। क्या होते हैं बच्चा, पुअर शील्डर्स। इसका क्या मतलब है कि बीच में जैसे न्यूक्लियस से एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बीच में अगर न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या होगा, उसके चारों ओर ऐसे शेल्स प्रेजेंट है ना। उन शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, उन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं कि नहीं होते। अब आप क्या सोचोगे कि जो ये बीच का न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन से शेल को करेगा, ये वाले शेल को करेगा ना, क्योंकि वो उसके सबसे पास है, तो क्लोजेस्ट शेल को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बाहर जाती हूँ वैसे वैसे क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता जाता है ना, फिर कम अट्रैक्ट होगा, फिर जो बाहर शेल होगा वो सबसे लीस्ट अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, सबसे कम अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, करेक्ट।
पर बच्चा क्या होता है, इसमें अगली चीज क्या बता रही हूँ, बट जैसे ही डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं ना, वो बीच में आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी ऑर्बिटल और यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑर्बिटल। अगर डी एंड एफ ऑर्बिटल आपके किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो ये जो अट्रैक्शन पावर होती है न्यूक्लियस की वो इंक्रीज हो जाती है और वो लास्ट वाला शेल को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बातें जैसे ही डी एन एफ ऑर्बिटल्स या तो चाहे साथ में आए, चाहे सिर्फ डी ऑर्बिटल आए, चाहे सिर्फ एफ ऑर्बिटल आए, तो इनकी एक खासियत होती है कि वो लास्ट वाला, अब जो न्यूक्लियस है वो लास्ट शेल को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखने लग जाता है। तो इससे इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ेगा, अगर न्यूक्लियस लास्ट शेल को स्ट्रांगली होल्ड करे तो साइज क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, साइज होगा कम, और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा अब न्यूक्लियस की। तो अब उसको उस इलेक्ट्रॉन को इसके शेल से निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर न्यूक्लियस ने बहुत ही स्ट्रांगली टाइट होल्ड करके रखा है इसको तो बहुत एनर्जी लगने वाली है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो साइज कम हो रहा है और साइज क्या होगा, इस वजह से कम हो जाएगा और आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी। तो काफ़ी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट ट्रेंड है इसका एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। जब हमने नॉर्मली हमें पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्टेड लिख रही हूँ यहाँ पे, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जैसे मैं जाती हूँ, मैं नीचे बना देती हूँ, 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे बना रही हूँ, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या होता है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज होता है बच्चा आपका डिक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज होता है डिक्रीज। बट इस केस में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे अब ऊपर एक्चुअल लिख रही हूँ, एक्चुअल में क्या होता है बच्चा कि जैसे स्कैंडियम से हम मैंगनीज तक जा रहे हैं, बीच ऑफ द पीरियोडिक टेबल मिड वे तक जा रहे हैं, क्रोमियम तक ही जाते तो साइज होता है आपका डिक्रीज। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे नॉर्मली होता है। पर जब आप क्रोमियम से अब आप किसकी तरफ जाओगे, कॉपर की तरफ, ठीक है। अब जो डिक्रीज होगा ना, अब जब यहाँ से आप यहाँ की तरफ जाओगे, अब जो डिक्रीज होता है ना, अब जो डिक्रीज होता है वो होता है स्मॉल डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा आप क्या ऐड हो गए इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐड होने लग गए डी ऑर्बिटल। याद है मैंने बताया था, जैसे ही डी ऑर्बिटल आ जाता है वैसे ही साइज के हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज। पर अब जो डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, क्यों हो रहा है ये, बिकॉज डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो साइज का डिक्रीज तो होता है, पर कैसा होता है, स्मॉल डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाते जाते थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे जाते जाते साइज थोड़ा इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाले ऑर्बिटल्स कैसे हैं, ये हैं आपके बच्चा फुली फिल्ड ऑर्बिटल। जो फुली फिल्ड होते हैं वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। तो स्टेबल होते ही साइज हो जाता है इंक्रीज। तो पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से थोड़ा सा इंक्रीज होता है लास्ट में जाके, क्योंकि इन दोनों के कॉपर और जिंक में क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। D10 क्या है, स्टेबल है। स्टेबल होते ही साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ गए। अब इसका ट्रेंड देखो, इस तरीके से दिखता है। यह आपकी NCERT से ही उठाया हुआ मेरा डायग्राम है। देखो जो ग्रीन वाली लाइन है वो कौन सी है, 3D है, ये 4D है और ये 5D है। ऑब्वियसली 5D का साइज ज़्यादा है। 5D का साइज क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट इक्वलेंट होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे जो 5D सीरीज होती है ना, यहाँ पे F ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कौन से, F ऑर्बिटल्स। अब जब F ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो इनका साइज और भी कम हो जाता है। अब हम एक्सपेक्ट तो क्या करते हैं, जैसे ये 3D सीरीज थी, फिर नीचे इसके 4D, फिर इसके नीचे 5D, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे। एक्सपेक्ट क्या होता है, जैसे मैं मूव डाउन द ग्रुप करूंगी तो साइज होना चाहिए इंक्रीज, पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ तक तो साइज इंक्रीज होता है 3D से 4D, पर 4D से 5D में क्या होता है, साइज रहता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाती हूँ
4d से 5d जाती हूँ तो साइज रहता है बच्चा आपका सेम। क्यों? साइज अब इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि सेम रहा, डिक्रीज हो जाता है ना साइज, क्योंकि उसमें f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जिसका नाम होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 5d में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आपके f ऑर्बिटल्स। समझ आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी रीजन की वजह से जर्कोनियम एंड हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो ये 160 है और ये 159 पिकोमीटर है। क्यों? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 5d ऑर्बिटल्स में f इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, f ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, जर्कोनियम एंड हॉफनियम आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन एटॉमिक रेडियाई। क्यों होता है ऐसा बच्चा? क्योंकि मैंने अभी बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जर्कोनियम एंड हॉफनियम में क्या आने लग जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 लाइन का आंसर लिख के आना है। समझ गए? अब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर शेल्स है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो लास्ट वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी लगती है उसको मैं बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलती हूँ इसको आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे जैसे एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्टेड यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सपेक्टेड होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे होगी आपकी कम, धीरे धीरे इंक्रीज होगी एज यू गो हियर। ठीक है, अब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है पहले ये जान लीजिए कि एस ब्लॉक से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, पर पी ब्लॉक से क्या होती है बच्चा, कम होती है। पर पी ब्लॉक से ऐसे नहीं, रुको, एस ब्लॉक से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है पर पी ब्लॉक से कम होती है। ये होता है ट्रेंड किसका, ट्रांजिशन मेटल्स का। एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है पर पी ब्लॉक से होती है कम। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट का क्या मतलब है कि लास्ट, मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, सबसे हाईएस्ट किसके लिए होती है, इनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इज हाईएस्ट, इन सारे एलिमेंट्स के लिए हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, D10NS2, तो ये क्या है, पूरी फुलफिल्ड, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये नहीं चाहेगा कि मैं स्टेबिलिटी से हटूँ अपनी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होती है बच्चा, हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमियम एंड मैंगनीज, इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसका होता है D5S1 और इसका होता है S2D5। अब मैं बात कर रही हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड, फर्स्ट मैं निकाल चुकी हूँ। क्रोमियम का क्या था, S1D5, इसकी होती है S2D5। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि फर्स्ट से तो इससे निकल गया और इससे भी निकल गया, तो फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, क्रोमियम का रहता है, क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा D5 एंड योर मैंगनीज प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, D5S1D5। ठीक है, तो अब क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा होगी, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए इससे ज्यादा आसान है ना मैंगनीज से, क्योंकि क्रोमियम की क्या है, स्टेबल, हाफ फिल्ड है ये, तो ये कैसी होगी, स्टेबल हो गई। तो इसीलिए अब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम प्लस की ज्यादा होती है देन Mn प्लस। समझ गए आयोनाइजेशन एनर्जी 2। सिमिलरली आप आयोनाइजेशन 3 के भी टर्म्स देख सकते हैं और ऐसे आप पता लगा सकते हैं, कैसे कि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। जैसे ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, वो नहीं चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करूं, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। Mn प्लस के पास क्या है, एक s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा ताकि वो भी क्या गेन कर ले, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज D5 गेन
कर ले, समझ गए। इसीलिए क्रोमियम प्लस की बहुत ज्यादा हो जाती है और मैंगनीज प्लस की कम रहती है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात हो रही है। फर्स्ट तो किसकी सबसे ज्यादा थी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, क्योंकि इनका पूरा का पूरा क्या था, पूरा का पूरा फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन 5d सीरीज एंड इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, तो ये ट्रेंड होता है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई आपकी किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, ये मेटल्स होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या है, मेटल्स हैं। मैलिएबल का मतलब है इनसे शीट बनाई जा सकती है, डक्टाइल का मतलब है इनसे वायर बनाया जा सकता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और बेसिक और एम्फोटेरिक दोनों तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक और एम्फोटेरिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स होते हैं, मेटल्स मोस्टली बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। अब इनके मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। अब इनका बहुत ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है, मैंने बताया आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात याद रखना, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे इनका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे तो वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो अब मैं ये दोबारा से टेबल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको। स्कैंडियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक है ना, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। टाइटेनियम के पास डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैनेडियम के पास 3। क्रोमियम के पास कितने हैं, क्रोमियम के पास कितने हैं, इसके एस में भी 1 है और डी में 5 है। अब मैंगनीज का एस में तो 2 है पर डी में 5 है। अब देखो Fe में क्या होने लग जाती है, Fe में D6 हो जाता है। तो Fe के आते ही क्या शुरू होने लग गई, पेयरिंग। पेयरिंग क्यों हुई, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल्स बना रही हूँ। 5 और 6 आते ही पेयरिंग हो गई, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 4 ही रह गए। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, कोबाल्ट के पास। अब मैंने यहाँ पे इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख देती हूँ। इसके पास केवल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3 रह जाएंगे, इसके पास 2, और इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके पास केवल 1 ही होता है, और इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखा आपने कि पहले तो जब मैं यहाँ से यहाँ पे गई तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे क्रोमियम तक। क्रोमियम के पास 6 हैं, देखो 5 और 6, तो इसके पास हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते जा रहे हैं कम। ये ट्रेंड तो समझ आया, पहले बढ़े अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर हुए कम। और तो फिर इसका क्या मतलब है कि योर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड योर टंगस्टन, ये तीनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोस्ट मेटालिक होते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्ट मेटालिक। तो इनके पास क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सबसे ज्यादा मेटल बॉन्डिंग बनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं मेटल बॉन्डिंग बनाने के लिए, सबसे हाईएस्ट मेटल बॉन्डिंग इनमें होती है, मोस्ट मेटालिक होते हैं और ये हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होंगे बच्चा, वेरी वेरी सॉफ्ट। ये हार्ड होते ही नहीं है, ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है मेटल बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो मेटल बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल नहीं भूलना। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं फिर होते हैं कम, ठीक है। और देखो मैंगनीज, टेक्नीशियम और ये वाले, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, मैं नेक्स्ट में बता देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ कि देखो क्रोमियम के बाद आ रहा है मैंगनीज, यहाँ पे आ रहा है मैंगनीज, टेक्नीशियम और ये। तो ये वाली जो रो है ना बच्चा आपकी, ये वाली है ना, इस रो में क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। इस रो के बारे में कहाँ लिखूँ, इस रो के बारे में लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। ये वाली जो रो है ना आपकी, कलर चेंज कर देती हूँ, इस रो का ग्रीन कलर ले लेते ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। ये वाली जो रो है, ये वाली रो की क्या खास बात होती है कि ये रो क्या हो जाती है, इसके पास डी में 5 है और एस में
2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, कैसी है, हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल होगी। तो जैसे ही इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है तो इनकी मेटल बॉन्डिंग हो जाती है वीक, मेटल बॉन्डिंग इसमें भी हो जाती है वीक। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। तो जैसे ही वीक हुई तो वैसे ही इनका जो ये इतने हार्ड नहीं रहते, इनके बाजू वाले एलिमेंट सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। मेटल बॉन्डिंग जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है मेटल बॉन्डिंग हो जाती है वीक। याद रखना, ये यही केस यहाँ पे बता रहा है कि देखो अब ये मेल्टिंग पॉइंट की बात करी। मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से किस पे डिपेंड करता है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक क्या हो रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा। उसके बाद मैंगनीज पे आते ही कम क्यों हुआ, आते ही कम हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका कैसे थी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी। सिमिलरली टेक्नीशियन पे भी कम हुआ, क्यों, सेम बात है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी तो इनकी क्या हो गई, वीक बॉन्ड हो जाती है। वीक बॉन्ड हो जाती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फिर दोबारा सा बढ़ा, Fe का बढ़ा और रुदीनियम का फिर से बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि इनकी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर सबसे कम तो इनका ही है, जो नीचे वाले एलिमेंट्स इनका सबसे कम, क्योंकि इनके पास सबसे कम क्या है, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फिर किसका हुआ, इन तीनों मेटल्स का ही। तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे बताया ना, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और उसमें भी सबसे हाईएस्ट होता है टंगस्टन का, जो कि आपका 5D का है एलिमेंट। ठीक है, मैं ये समझ आया, ड्यू टू मेटालिक, ये तो मैंने आपको सब बता ही दिया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है फिर से आपका CBSE PYQs डाले हैं मैंने, याद रखना। फिर है द गिवन ग्राफ शोज द ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अभी देखिए ये सारे ट्रेंड्स, एक्सप्लेन करो कि क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड मैंगनीज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। मैंने अभी बताया क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैंगनीज का लो हो जाता है क्योंकि मैंगनीज के पास इवन क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पर इसके पास S2D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कैसी हो जाती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। आया समझ, आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोएस्ट मैंने बताया था, सबसे कम किसका है 3D सीरीज में, जिंक का होता है लोएस्ट। क्यों, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जिंक के पास होते ही नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन क्या होती है कि जैसे मेरे पास किसी भी मेटल से, मेटल में क्या है, बहुत सारे एटम्स है, तो उस मेटल से एक एटम निकालना, एक एटम निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका भी सेम ट्रेंड होता है। ये भी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मेटल बॉन्डिंग होती है। ये भी मेटल बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस मेटल को एटम बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही उसका सेम ट्रेंड है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड था, जो मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड था, वही सेम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड है। यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से सेम है। एक तो आपका मेटालिक कैरेक्टर सेम है, मेटालिक कैरेक्टर। दूसरी चीज जो सेम थी वो कौन सी थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी चीज जो सेम है वो है एटमाइजेशन की एनर्जी। ठीक है, ये तीनों का सेम ट्रेंड होगा। ये तीनों के तीनों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये देखो, ये जो नीचे डिप आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इसमें डिप आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यस,
अभी देखा हमने क्यों होती है उनमें हाई एंथैल्पी, क्योंकि वो बहुत उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ग्रेटर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट रिजल्ट्स इन वीक मेटालिक बॉन्ड, वीक नहीं है स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये तो हो गया आपका गलत और ये हो गया सही। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया था। देखो एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पर बाकी मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। नेक्स्ट है, इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज जिंक हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यस, क्यों? क्योंकि इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने क्या बताया, ये तीनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। इसीलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैसे समझना है, एक बार समझने के लिए आप ये समझो कि आपके पास क्या है, एक मेटल एटम है, एक मेटल एटम, एक मेटल है। तो मेटल को आपका सॉलिड मेटल होता है मोस्टली। अब सॉलिड मेटल को मैंने क्या बनाया, उसको बनाया गैस। जब मैं सॉलिड से गैस में जाती हूँ तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब जब वो गैस बना, अब उस गैस से मैंने क्या बनाया, एक गैसियस आयन बनाया, ऐसे करके अब ये आयन बना। तो ये आयन बनाने के लिए मुझे जो एनर्जी लगी उसको क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन बोल दो या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी लगी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद इस गैसियस आयन को मैंने बनाया एक्वस आयन। एक्वस आयन बनाया, पानी में डाला, तो यहाँ पे लगती है जो एनर्जी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इतनी सारी एनर्जी लगती है आपको एक मेटल से एक्वस मेटल आयन बनाने में। इन तीनों एनर्जीज का जो सम होता है उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी को कभी भी जिंदगी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही एनर्जी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन सभी एनर्जीज का सम होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका दिया हुआ है आपको? 3D सीरीज का, 3D सीरीज का। अब आप इसमें ट्रेंड ऑब्जर्व करो, क्या ट्रेंड है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जा रही हूँ, जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं इस साइड, मतलब जैसे जैसे आपकी आयोनाइजेशन, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देखो क्या हो रहा है, मोर पॉजिटिव की तरफ जाता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है बच्चा, आपका इंक्रीज हो रहा है। समझे? देखो यहाँ पे टाइटेनियम का -0.5, अब धीरे धीरे करके इसका नेगेटिव कम होता जा रहा है। फिर एकदम से मैंगनीज का गिर गया, क्यों? क्योंकि मैंगनीज के पास क्या है बच्चा, मैंगनीज की होती है कॉन्फ़िगरेशन D5S2। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, होती है कि नहीं होती? ठीक है, अब देखो फिर से इंक्रीज हुआ और फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड कैलकुलेटेड, फिर इसमें थोड़ा डिप आ रहा है, फिर ये है, फिर ये देखो कॉपर का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एंड देन दोबारा से डिक्रीज हुआ जिंक का। तो जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही तो देखो कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये किस चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब मैं बना रही हूँ एम क्या बना रही हूँ मैं, एक सेकेंड, मैं बना रही हूँ M2+ एंड M आयन। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब है कि मैं M से M2+ में जाऊंगी तो मेरा कैसा आंसर आएगा। अब देखो जो Mn है वो क्या है, Mn चाहेगा कि मेरे D5 के इलेक्ट्रॉन्स, और ये वो चाहेगा कि मेरे क्या बने, मैं 2+ से जब 2 में नहीं जाना जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहे, अदरवाइज वो लूज कर रहा है अपना हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए इसका क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। अब देखो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। अब जैसे है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, फ्रॉम द गिवन E0 वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंसर ये करना है why is this value highly negative as compared to other elements। अभी मैंने बताया मैंगनीज की हाईली नेगेटिव क्यों होती है, देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंगनीज 2+ से आप क्या बना रहे हो, मैंगनीज 2+ की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मैंगनीज 2+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैंगनीज की होती है D5N,
एक सेकेंड, मैंगनीज की होती है 4s2 3d5, ये होती है, ठीक है। और अब आपने Mn+2 बनाया तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 3d5, ठीक है। अब जब वो 3d5 क्या है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये बहुत जल्दी से लूज कर देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या एक्ट करते हैं एज अ गुड, जो जितना ज़्यादा नेगेटिव जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो उतने ही गुड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये चाहेगा कि मैं जल्दी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दूं, क्योंकि उसके बाद मैं क्या बन रहा हूँ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, इसीलिए Mn+2 की हाईली नेगेटिव होती है, क्या होती है, SEP, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर इरेगुलरिटी इन द E0 वैल्यूज। अब इतनी इरेगुलर वैल्यूज क्यों है, क्योंकि ये चीजें बच्चा प्रिडिक्ट नहीं की जाती है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की जाती है। E0 वैल्यूज इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों का सम होती है। इन तीनों का सम कभी भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, इसीलिए E0 वैल्यूज इरेगुलर होती हैं। फिर पूछा है कि कॉपर 2+ एंड कॉपर की एक्सेप्शनली पॉजिटिव क्यों है, एक्सेप्शनली पॉजिटिव क्यों है, क्यों, क्योंकि क्या होता है बच्चा कि कॉपर जो 2+ आयन होता है ना, 1 सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ कि बच्चा जो कॉपर 2+ का जो आयन होता है ना, वो क्या होता है, उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इज एक्सट्रीमली लो हो जाती कॉपर 2+ की, तो वो फिर मैच नहीं कर पाती किससे, उसके आयनाइजेशन एनर्जी से, और दूसरी कौन सी थी, सब्लिमेशन एनर्जी से। तो इस चक्कर में इसकी बहुत ही पॉजिटिव होती है, क्या होती है, कॉपर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, कॉपर प्लस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। यस, ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चा जो कॉपर प्लस आयन होता है ना, वो जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है किसमें, कॉपर 2+ में, किसमें हो गया, कॉपर 2+ बन जाता है उससे जल्दी से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर 2+ होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही छोटा आयन होता है और इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, क्या होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो इसीलिए वो चाहता है कि मैं जल्दी से कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाऊं। अब नेक्स्ट है E0 वैल्यू फॉर Mn3+ Mn2+ कपल is much more positive than for Cr3+ and Cr2+। सेम वही बात है, सेम वही बात कैसे कि Mn2+ की क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5, Mn3+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d4। तो क्या Mn3+ तो चाहेगा कि मैं Mn2+ में कन्वर्ट हो जाऊं, Mn3+ चाहेगा मैं Mn2+ में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि उससे क्या बन रही है, उसकी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो ये क्या होगी, इसकी E0 वैल्यू हो जाती है मोर पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है Cr3+ एंड Cr2+। Cr3+ की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। Cr3+ की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, D5, S से बन गया D4, 3d4, एंड Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1, नहीं 3d3 होती है, और ये होती है 3d4, है ना, ये होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। Cr3+ की 3d3 होती है, इसकी 3d4। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा, ये दोनों के दोनों ही क्या है, स्टेबल नहीं है, तो इनकी क्या होगी, लेस पॉजिटिव होगी E0 वैल्यू, नॉट दैट पॉजिटिव, लेस होती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, बल्कि ये 3d5 क्या स्टेबल, तो चाहेगा कि मैं 3d5 में कन्वर्ट हो जाऊँ, इसीलिए उसकी E0 वैल्यू होती है ज़्यादा, कि वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा Mn3+ से Mn2+ में, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा क्या होता है कि कितनी बॉन्डिंग्स वो बना सकता है कोई भी कंपाउंड, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब आप एक बात देखो, जो स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैथनियम है, ये तीनों एलिमेंट्स कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये शो करते हैं, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और D में 1। तो ये कितनी, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं ना।
तो 3 होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 होती है इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है, लास्ट वाले ये वाले, इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? इनकी होती है S2 एंड D10। अब S में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं बाहर, तो इनकी मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2 प्लस जो Hg होता है वो +1 भी शो करता है, बस ये याद रखना। अब धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ पे और बढ़ते जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे S में 2 है, D में कितने हो गए? D में हो गए 2। तो अब ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? ये और भी ज्यादा शो कर सकता है, ये कर सकता है +3 +2 एंड +4, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ती जाएंगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें याद करने वाली बस एक ये बात है, +2 बीइंग मोर कॉमन। अब इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है इनकी कॉमन। ठीक है, ऑस्मियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8 की। कौन शो करता है? ऑस्मियम। ये इसकी क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है। ठीक है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जो कौन कौन शो करता है? कॉपर, Ag एंड Au, ये तीनों एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? और +Hg, ये 4 एलिमेंट शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जल्दी देखो, ऐसे बढ़ती जाती है। स्कैंडियम केवल +3 करता है, टाइटेनियम +2 +3 और +4 भी करता है। फिर वैनेडियम होता है, उसमें एक और बढ़ गई, फिर बढ़ गई। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बीच वाले एलिमेंट्स, सेंटर वाले एलिमेंट्स जो मैक्सिमम शो करते हैं, विच इज यहाँ पे 3D सीरीज में मैंगनीज है। फिर से क्या होते गए? कम होते गए, और जिंक तो +2 ही शो करता है। कॉपर शो करता है +1 एंड +2। आया समझ? तो +1 यहाँ पे केवल यही शो कर रहा है, कॉपर। देखो +1 केवल 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉन्डिंग में दोनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, S एंड N-1D, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी है, तभी तो यहाँ S स्कैंडियम में S के इलेक्ट्रॉन्स भी गए और D के इलेक्ट्रॉन्स भी गए, तभी तो 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई ना। यहाँ पे बताया था, देखो S2D1, एक इलेक्ट्रॉन D का और 2 इलेक्ट्रॉन S के मिलके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी। तो इनमें क्या होता है? NS और ND N-1D की सिमिलर एनर्जी होती है, इसी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दिस इज द रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में, अ ट्रांजिशन एलिमेंट X हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस प्रिडिक्ट इट्स लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है X, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, प्रिडिक्ट करनी है आपको उसकी लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये किसकी हो सकती है? वैनेडियम की हो सकती है, और मैंने अभी बताया था वैनेडियम ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। बस यही आंसर लिख के आना था आपको, इतना इजी एकदम NCERT से दिया हुआ क्वेश्चन था। अब ये ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। हाँ, मैं एक बात बताना रह गया कि ये जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती ना, हाईएस्ट मेटल्स की जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वो केवल 2 एलिमेंट्स के साथ शो करते हैं। कंपाउंड बनाएंगे तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी ना। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स? एक तो फ्लोरीन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो दोनों जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एलिमेंट्स है उनके साथ शो करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। किनके साथ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज वाले एलिमेंट्स के साथ। और उसमें भी सबसे ज्यादा किसके साथ शो करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। अगर इनमें भी कंपेयर करो ना आप कि सबसे ज्यादा, अगर फ्लोरीन जैसे अगर मैंगनीज है तो वो फ्लोरीन के साथ शायद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पर विद ऑक्सीजन वो +7 भी शो कर देगा। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ और भी ज्यादा क्या शो करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन तो नहीं बना सकता। ऑक्सीजन के साथ आप चाहे डबल बॉन्ड बना दो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बना सकते हैं ना ऑक्सीजन, पर फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। इसी रीजन की वजह से ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होती है। ठीक है, अब जैसे इसका ये एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, हमने नहीं ये रहा, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। ठीक है, एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
अब चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था +1 कौन शो करता है, कॉपर, तो पहला ही आंसर आपका ये हो गया, +1 देखते ही कॉपर कर दो, कॉपर, एंड +2 भी करता है कॉपर, तो आंसर हो गया डी। अब एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों को क्या शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनका रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, इसी वजह से ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, वो क्या एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है which property of transition metals enables them to behave। ये देखो सारे PYQ एक एक करके आंसर हो रहे हैं सारी थ्योरी पढ़ के। to behave as catalyst, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जैसे कि वो किस पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये वाला फॉर्मूला होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको भी बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब है ना, इनका मैग्नेटिक मोमेंट ना एक बार याद ही कर लो, क्योंकि 5 ही तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 0 अगर अनपेयर्ड है तो 0 होगी मैग्नेटिक मोमेंट, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका कैलकुलेटेड होता है 1.73, कैलकुलेटेड ही याद करना है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.84, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.92। ठीक है, उसके बाद फिर से 4 होते जाएंगे, तो बस ये वैल्यूज याद रख लो कि जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर है 1.73, 2 है तो 2.84, वरना तो ये फॉर्मूला यूज करके तो कर ही सकते हो आप कैलकुलेट, पर इतनी मेहनत क्यों करनी है, नहीं करनी ना, तो याद कर लो ये 5 वैल्यूज, ये ट्रिक है। अब देखो यहाँ पे NiCl4 का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, पहले NiCl4 के क्या निकालने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, पहले ये निकालना पड़ेगा, Cl4 इससे हो गई -4 इज इक्वल्स टू -2, तो निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो निकल +2 का कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निकल +2 में, निकल +2 साक्टी व कर मनफी को नी मीन्स D8NS2, तो इसके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके। तो अब इसको बस इस पे फॉर्मूला में पुट करना है, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 अंडर रूट। अब मैंने बताया था 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो जो 2 से शुरू हो रहा है वही उसका आंसर है, 2.82 है। मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस ये कैलकुलेट किया कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये इनकी एक और खासियत होती है कि वो क्या बनाते हैं बच्चा, कलर्ड आयंस बनाते हैं। कलर्ड आयंस फिर से किस वजह से बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कलर्ड आयंस बनते हैं। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कलर्ड आयंस भी नहीं बनेंगे। अब जैसे स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+ के पास क्या होते हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कलरलेस हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली Ti3+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो उसका कोई कलर है। इस तरीके से होता है, जैसे ही नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलर्स शो करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है, बल्कि Ti3+ कलर्ड होता है एक्वस सोल्यूशन में। अभी बताया क्योंकि इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो कलर शो करता है, दूसरा नहीं करता। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है आपके किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। जैसे सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनसे काफी सवाल आते हैं, बिल्कुल छोड़ने नहीं है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऐसा स्ट्रक्चर, ये क्रोमेट आयन है और ये क्या है बच्चा, डाइक्रोमेट आयन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ गए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है और ये डबल बॉन्ड्स होती हैं, यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड्स एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स।
ठीक है, रेड कलर का कंपाउंड होता है। अब देखो आपसे इससे क्या क्वेश्चन, देखो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है कि इन 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, ये वाला है 2 टेट्राहेड्रल, ये वाला स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट लिखा है साथ में, डाइक्रोमेट, डाई ये कौन सा है, क्रोमेट, और आपसे पूछा गया डाइक्रोमेट आयन, तो इनकी बॉन्ड लेंथ का क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बच्चा कि जो 4 CRO बॉन्ड्स है वो इक्वल इन लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होगी। सिमिलरली CRO सिंगल बॉन्ड ही तो पूछा है, तो सिंगल बॉन्ड इक्वल इन बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, बाकी की जो डबल बॉन्ड्स है वो एक दूसरे की इक्वल होंगी, है ना। तो 4 CRO बॉन्ड्स और इक्वल इन लेंथ। तो देखो ये इतना स्ट्रक्चर आपको जो दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, वो भी छोड़ना नहीं, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, अब नेक्स्ट है कि इसके कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, वो बहुत जरूरी है करने। रिएक्शन से सीधे क्वेश्चन है, वो उसमें दिमाग भी नहीं लगाता, जैसा रिएक्शन से एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसा ही रिएक्शन एग्जाम में पूछ लेता है। अब जैसे इसका प्रिपरेशन किससे करें, क्रोमाइटोर का मतलब है कि उसमें Fe और CrO4 का और होता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन डाला तो सोडियम क्रोमेट बना, फिर फेरिक ऑक्साइड, फिर आर्ट, फिर उसको H2SO4 में डाला तो सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बना। अब सोडियम डाइक्रोमेट से मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो उसको 2 KCl से रिप्लेस करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसके केमिकल रिएक्शंस देखो कि Cr2O7 2- को जब मैंने H प्लस मतलब कि इसमें एसिडिक मीडियम में क्या कराया, ऑक्सीडाइज करवाया, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देख रही हूँ, मतलब कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद तो हो जाएगा रिड्यूस। यहाँ पे इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 2 14 -12 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे इसकी, +6 से देखो ये बच्चा कितनी हो गई, +3 रह गई, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और देखो Fe2+ से Fe3+ बना, तो इसका तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन, तो मतलब कि ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इसको फिर से एसिडिक मीडियम में डाला, पर अब आयोडाइड डाला, अब आयोडाइड का भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला गया वो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और इस खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो एक ये बात ध्यान रखनी है कि ये कैसा एक्ट करता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है जब इससे H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हम आ गए पोटेशियम परमैंगनेट पे। पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, 2 तरीके के स्ट्रक्चर है, एक है परमैंगनेट आयन, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, MnO4- है, और ये है MnO4 2- का कलर होता है ग्रीन, और 1- का कलर होता है पर्पल। ठीक है, परमैंगनेट होता है MnO4- एंड मैंगनेट होता है MnO4-2। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं परमैंगनेट की, MnO2 को बेस में डाला प्लस उसमें ऑक्सीजन डाला तो बनेगा K2MnO4। अब K2MnO4 का क्या करा देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन, K2 ये मैंगनेट आयन बना, अब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कराएंगे तो परमैंगनेट आयन प्लस MnO2 प्लस H2O, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है कि जहां यहाँ मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था कि नहीं था, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो एक मैंगनीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, यहाँ +7 और +4। जब एक मैंगनीज से 2 तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में मिलती है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसी पे देखो क्वेश्चन आया हुआ, ये सारी रिएक्शन जो मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि 3MnO4 को जब 4H+ में डालती हूँ तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, वही आपको यहाँ आंसर करना था। आया समझ। अब देखो इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन देख लेते हैं। MnO2 की जब मैं फ्यूज KOH विद ऑक्सीडाइज एयर में डालती हूँ तो MnO4-2 बनता है, एंड MnO4-2 को जब मैं MnO4- बनाना चाहती हूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है। एंड नीचे वाली लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेना, ये रिएक्शंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 2-3 बार भी लिखोगे तो याद हो जाएंगी। अब चलते हैं एक्शन ऑफ हीट पे। जब मैंने KMnO4 को हीट करवाया तो क्या हुआ, फिर से 2 तरीके की ऑक्सीडेशन में स्टेट मिली,
पर मैंगनेट से मैंगनेट मिला एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिला। समझ गए? एक्शन ऑफ हीट ऐसे हुआ। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखो, अब क्या ये फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जब मैंने मैंगनीज पर मैंगनेट को आयोडाइड के साथ डाला, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये खुद क्या हो गया, यहाँ पे था +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, यहाँ पे आपका हो गया +2, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, आयोडाइड -1 से फिर से IO3- में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। ये है किसमें? न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अब देखो, कंप्लीट द रिएक्शन मेंशनिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म KMnO4। जब 2KMnO4 का रिएक्शन करवाए तो देखो क्या बन रहा है, हीट करती हूँ तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, हीट भी होगा। ठीक है। अब है F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चा क्या होता है? F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। F ब्लॉक में लैंथेनम तो D ब्लॉक है, पर इस सीरीज में हम लैंथेनम लिखते हैं क्योंकि इस सीरीज को हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनाइड्स के आगे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 57 से लेके ल्यूटिनियम तक आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। लैंथेनम आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, पर याद रखना लैंथेनम इज नॉट अ F ब्लॉक एलिमेंट, इज अ D ब्लॉक एलिमेंट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 4f, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे गैडोलीनियम है, गैडोलीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी वही रूल लगेगा कि F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 14, तो इसका हाफ फिल्ड हो जाएगा 7, तो हाफ फिल्ड क्या हो जाता है इसका? फिर से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अट्टपट्टी हो जाएगी ताकि वो F7 बना ले। जैसे कि गैडोलीनियम की अगर 64 इसका एटॉमिक नंबर है तो कायदे से तो ये होनी चाहिए थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ये होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f8 5d0 6s2, पर होती क्या है 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस f में क्या बन रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। f क्या बन रहा है आपका? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए? अब इसका एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहे थे, सेम ट्रेंड चलेगा। एटॉमिक साइज इन अ पीरियड क्या होता है? कम होता है, तो यहाँ पे भी कम होगा, डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। एक पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इस डिक्रीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर समझा दिया कि f ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल आते ही क्या होता है? शील्डिंग पुअर हो जाती है, न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है एलिमेंट्स को, तो साइज हो जाता है कम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, लैंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इवन दो कुछ एलिमेंट्स क्या शो करते हैं ज्यादा, जैसे ये +4, कुछ एलिमेंट्स +2 भी शो कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पर मेरी बात याद रखना, मोस्टली लैंथेनॉइड्स चाहते क्या है? वांट ओनली +3 ऑक्सीडेशन से, चाहे वो +2 +4 शो कर देते कभी कभी। +2 +4 शो करने से क्या हो रहा है उनमें कि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, वो कर देते हैं, पर वो अंदर से क्या चाहते हैं? मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं, चाहे उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उससे हो रही है चाहे नहीं हो रही, वो ओनली वांट टू कन्वर्ट टू +3। तो अगर कोई भी, जैसे ये वाली लाइन है आपकी, अगर ये वाली लाइन जो +4, जैसे कि सीरियम +4 हो गया या फिर आपका TB +4 हो गया, ये क्या चाहेंगे कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं, तो +3 में कन्वर्ट होऊंगा मतलब इसका क्या है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, मतलब ये एक्ट क्या करते हैं? एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये चाहते कि मैं खुद क्या आप कन्वर्ट हो जाऊं, मैं खुद एक इलेक्ट्रॉन ले लूं ताकि मैं +3। सिमिलरली जो +2 वाले हैं, जैसे कि आपका SM +2 हो गया या फिर आपका EU +2 हो गया, ये क्या चाहेंगे? इवन दो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, चाहेंगे कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, क्या मतलब है? ये एक्ट करते हैं एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बात याद रखना। अब यही पूछा गया यहाँ पे कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करते हैं अलॉय, हमने देखा ट्रांजिशन मेटल अलॉय फॉर्म करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल का जो साइज होता है ना बच्चा, वो कंपेयरेबल होता है, इनके एटम्स का साइज होता है कंपेयरेबल, इसीलिए ये अलॉय फॉर्म करते हैं। समझ गए? अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सीरियम +4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीरियम +4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ये क्या चाहेगा, इवन दो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो चाहेगा कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं, जो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसीलिए कन्वर्ट होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, तो वो बिहेव करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब मैंने बताया वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो EU2+, इसने बोला है कि देखो EU जो 2+ स्टेट में है ना, उसकी देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 4F7 6S2, फिर भी वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो फिर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऐसा क्यों है? इवन दो EU2+ की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है आपको, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि EU2+ अगेन आपका कौन सा है, लैंथेनॉइड है। तो जो भी लैंथेनॉइड होते हैं बच्चा, वो उनकी खासियत ही होती है, उनकी खासियत क्या होती है कि उनका जो जो उनकी खासियत ये होती है कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो वो चाहेगा कि मैं +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाऊं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दूं अपना, तो इसीलिए वो एक्ट करता है एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज द ओनली आंसर। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, देख लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी स्लाइड्स में लगा रखी है। अब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में। एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं बच्चा, रेडियो एक्टिव होते हैं। मोस्टली एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5F1 to 14, 6D021 एंड 7S2। अब इसमें एक्सेप्शन है क्यूरियम। दोबारा से F क्या होना चाहिए, अगर F7 हो गया हाफ फिल, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसमें भी सेम है कि आप सोचते हो कि क्यूरियम का जो एटॉमिक नंबर 96 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए थी 5F8 6H0 7S2, पर एक्चुअली में कैसे होती है 5F7 6D में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ताकि F में 7 आ जाए, ठीक है। अब इनका एटॉमिक साइज वही, फिर से वही बात, डिक्रीज होता है इन अ पीरियड, ठीक है। और ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर देन योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना 5F शील्डिंग इफेक्ट इज लेस देन 4F शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो मैंने बोला था, जो आपके लैंथेनॉइड से वो तो कुछ ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, याद है, सिर्फ +2 +3 +4 खत्म और मेजरली +3 शो कर रहे थे। अब यहाँ एक्टिनॉइड्स में क्या है बच्चा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दिख रही है, जैसे डी ब्लॉक कर रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसके 4F 6D और 7S ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का गैप कम होता है, तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। पर ऐसा पॉसिबल लैंथेनॉइड में नहीं होता, इसीलिए वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड में इन ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी ज़्यादा होती है, पर एक्टिनॉइड में ऑर्बिटल्स की एनर्जी बीच के एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, व्हाई इज केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स? क्यों हुई? क्योंकि एक्टिनॉइड्स बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं तरीके के, इसीलिए इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना क्या है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, एक्टिनॉइड शो करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लैंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड्स के 5F 6D है ना, यही था ना, 5S 6D और 7S के बीच के एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ माय स्लाइड शो। मैंने 10 साल के MCQs 10 साल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में कराए गए हैं DNF ब्लॉक से, मैंने सारे कवर करवा दिए आपको आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा आप पढ़ेंगे तो वो बेटर ही होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि ना पढ़ो, बस समय नहीं है ना, तो बस ये वीडियो देख लो। जिसके पास समय नहीं है वो ये वीडियो देखेगा, तो भी एग्जाम में एक भी ऐसा सवाल DNF ब्लॉक से नहीं होगा जो नहीं होगा। दिस इज माई प्रॉमिस, एंड देन आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।